अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो मल्टीपल जगह पर अपने काम में आएगा। कुल मिला के जिस प्रकार आलू जो होता है वो विभिन्न प्रकार की सब्जियों में डल जाता है और हर सब्जी को अलग टेस्टी बना देता है, ठीक वैसे ही ये टॉपिक है जो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट को कवर करेगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, मल्टीपल जगह पर काम में आने वाला टॉपिक है। मैं बात करने वाला हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। जिसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास। इसका एक और नाम होता है धारणीय विकास या टिकाऊ विकास भी कहते हैं। ऐसा विकास जो लंबे समय तक टिका रहे, ऑनगोइंग रहे, कंटिन्यूअस जो प्रोसेस हो। हम इस टॉपिक को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाते हैं आज के लेक्चर में। इसके बारे में कहां से ये आया कंसेप्ट, किसने इसको एलेबरेट किया और आज तक ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि अपने को इसके बारे में टुकड़ों में जानकारी मिलती है, आधी कहीं कुछ कुछ अपन सोचते रहते हैं और इसके सारे सिरे नहीं जुड़ पाते। तो हम इसकी फिलोसॉफी से लेकर के अब तक कैसे ये काम कर रहा है, इसकी अवधारणा क्या, किसने दिया, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सारी बातें एक साथ बात करेंगे। हम बिल्कुल थोड़ा सा पीछे चले तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का निर्माण होता है। यूएन जो है वो देश भर, दुनिया भर में क्या काम करता है, पीस कीपिंग, शांति रहे, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, पूरी दुनिया में गरीबी खत्म हो, पूरी दुनिया में अच्छा स्वास्थ्य रहे, पूरी दुनिया में हंगर, भूखमरी खत्म हो जाए, सभी देश विकास करें। तो इस तरीके के कार्य करता है। तो इसी क्रम में यूएन ने पर्यावरण और हमारे आर्थिक विकास, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए 3 बड़े सम्मेलन आज तक आयोजित किए हैं, जिनका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज कराई है, संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलनों की एक सीरीज कराई है, जिसमें पहला था सन 1972 में, दूसरा था 1992 में और तीसरा था 2012 में। पहला वाला जो था उसका नाम रखा था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव तथा पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन 1972 में, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 5 जून से स्टार्ट हुआ था, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दूसरा कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाने के लिए 3 जून 1992 को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसको रियो समिट कहते हैं। तीसरा हुआ था जो है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2012 में हुआ। ये वापस से रियो डी जेनेरियो में ही हुआ, लेकिन पहले वाले के 20 साल बाद, इसलिए इसको रियो +20 सम्मेलन कहते हैं। ये तीनों कॉन्फ्रेंस 20-20 साल के अंतराल से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा करवाए गए, जिनका उद्देश्य मनुष्य अपना आर्थिक विकास भी करता रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित बना रहे, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना है। मनुष्य ने जो आर्थिक विकास का मॉडल अपनाया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं और उनमें सबसे बड़ी कमी है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने की। यह हवा, पानी, जमीन और बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है, और अगर एनवायरनमेंट की क्वालिटी खत्म हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर मनुष्य अपना आर्थिक विकास भी नहीं कर पाएगा। दूसरी इसमें कमी है कि ये सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, यानी कि इसमें गरीब और गरीब होता है और अमीर होता चला जाता है। इससे सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। तो फिर यूएन ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकास करने के मॉडल की अवधारणा पेश की, जिसको सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जिसमें मनुष्य की इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी, सोशल इक्वलिटी भी आएगी और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी होगा, उस विकास को सतत विकास कहेंगे, क्योंकि वो विकास का मॉडल हजारों लाखों सालों तक चलेगा।
उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। अगर ये कमियां होंगी तो डेवलपमेंट का मॉडल लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। तो 1972 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा के शुरुआती अवशेष अपने को मिलते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन में पहली बार दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक तरीके से बातचीत की गई। फिर उसके बाद में एक बड़ा डेवलपमेंट रियो और स्टॉकहोम के बीच में होता है, और वो होता है 1983 में, 1983 में यूएन के द्वारा नॉर्वे की एक्स प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था मैडम ब्रंटलैंड, उनकी लीडरशिप में एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम है ब्रंटलैंड कमीशन या ब्रंटलैंड आयोग। इसका ऑफिशियल नाम रखा गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर विश्व आयोग। इसको यह काम सौंपा गया 1983 में कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, वो तरीका खोज के हमें बताओ। तो मैडम ब्रंटलैंड ने 4 साल की मेहनत के बाद 1987 में एक रिपोर्ट पेश की जिसका टाइटल था और कॉमन फ्यूचर। हमारा साझा भविष्य, जिसमें इन्होंने पहली बार ऑफिशियली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया, परिभाषित किया, और उसमें कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो तरीका है, वो अवधारणा है जिसमें प्रेजेंट ह्यूमन जनरेशन अपनी जरूरतों को, डेवलपमेंट की जरूरतों को इस हिसाब से पूरा करे कि फ्यूचर जनरेशंस की नीड कॉम्प्रोमाइज ना हो, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें उसमें प्रभावित ना हो। मतलब हम अपने विकास को करते टाइम पर बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए अपनी जरूरतों को पूरा करें, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सेफ एनवायरनमेंट मिलता रहे। तो जब इस रिपोर्ट में पहली बार डिफाइन किया गया सतत विकास को और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में, उसके बाद से पूरी दुनिया में यह पॉपुलर कंसेप्ट हो गया कि सतत विकास क्या है। फिर इसी मैडम ब्रंटलैंड की रिकमेंडेशन पर रियो समिट हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहां पर रियो समिट में एक डॉक्यूमेंट जारी किया, और उस डॉक्यूमेंट का टाइटल रखा एजेंडा 21, एजेंडा 21, जिसका नाम इसका अपने आप में एक तरीके से बात बता रहा है। एजेंडा 21 कहता है कि हम 20वीं शताब्दी सन 1900 से लेकर 2000 इस शताब्दी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, और उसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस पैदा हुआ है। इसके बाद आगे वाली सदी सन 2000 से 2100 तक, अगले 100 साल में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बजाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। उस बात का एजेंडा, उस बात की कार्य योजना इस रियो समिट में जारी की गई, जिसमें एक ब्रॉडर एक्शन प्लान, कार्य योजना बना दी कि 21वीं शताब्दी में विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल पर रहे तो ये फेल कर जाएगा और थोड़े दिनों में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके बजाय हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बजाय हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। अब चैलेंज ये आता है कि कैसे करें, तो उस बात की सारी एक्शन प्लान, योजना, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, वो सब योजना इसमें बनाकर दे दी गई। एजेंडा 21, एजेंडा 21 एक तरीके से बाई एंड लार्ज पूरे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो डूज और डोंट बता देता है, जिससे कि देशों को ध्यान रखते हुए विकास करना है। ठीक है, एजेंडा 21 1992 में आया, देशों के लिए मैंडेटरी नहीं था, अपनाए तो अच्छी बात है, और यूएन उसमें मदद कर देगा। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 जो है वो स्टेज बताए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएन जो है वो वैश्विक स्तर पर एक प्लान बनाए, जिसमें शामिल हो नेशनल गवर्नमेंट्स, और नेशनल गवर्नमेंट यूएन की इस प्लानिंग को अपने देश में लोकल लेवल पर लागू करने के लिए लोकल बॉडीज की मदद ले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली ग्लोबल टू लोकल इस अप्रोच पर काम करता है। पूरी दुनिया की एक सेंट्रलाइज प्लानिंग हो, नेशनल गवर्नमेंट अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट करके उसको लागू करें, और उसका एग्जीक्यूशन हो कहां पर, लोकल लेवल पर। तो ये इस प्लान के तहत एजेंडा 21 काम करता है। अब एजेंडा 21 ने बाई एंड लार्ज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया और सभी देशों, सभी वर्गों के सामने एक तरीके से स्थापित कर दिया। अब उस एजेंडा 21 को, उसकी फिलोसॉफी को एग्जीक्यूट करने के लिए
कि भाई 21वीं शताब्दी है तो इसका मतलब 100 साल का प्लान है। तो इस 100 साल के प्लान को 15-15 साल के प्लान के हिसाब से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सन 2000 से लेकर 2015 तक यूएन ने नेशनल गवर्नमेंट राज्यों की देशों की सरकारों को 8 गोल दिए, जिनको सामूहिक रूप से एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जो मूल रूप से विकासशील देशों में गरीबी दूर करने, समानता सुनिश्चित करने, हेल्थ कंडीशन और शिक्षा कंडीशन अच्छी करने से संबंधित है। फिर ये 2015 में इनका टाइम पूरा हो गया तो यूएन ने एक नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट देशों को दिया। इस बार विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देश यानी कि दुनिया के सभी देशों के लिए कुछ टारगेट सेट किए गए और उन टारगेट की संख्या है 17, जिन्हें एसडीजी कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये 15 साल के बाद, एमडीजी के बाद अगले 15 साल के लिए एसडीजी आ गए, जो गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, समानता तब मुद्दों पर तो ले ही रहे, साथ में एडिशनल और मुद्दे इसमें जुड़ गए और इस बार इनकी संख्या कितनी कर दी? 17 कर दी। अब ये 17 एसडीजी जो है वो अलग अलग 17 थीम पर आधारित है। अगर कोई देश इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक, क्योंकि ये 2015 से कब तक पूरे होने, 2030 तक पूरा करता है, तो वो देश किस दिशा में बढ़ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 15 सालों के दौरान कोई भी देश अगर इन 17 लक्ष्यों को पूरा करता है तो उस देश का विकास कैसा हो रहा है? सतत विकास हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। ये यूएन के लेवल पर प्लानिंग किया गया, देशों के लेवल पर इसको एग्जीक्यूट, और नीचे के लोकल बॉडी इसको लगातार परफॉर्म कर रही है। अब ये जो एसडीजी 17 है, इनके सब गोल उप लक्ष्य बनाए गए हैं 169, जो अलग अलग संकेतकों पर काम करते हैं। अब यूएन जो है वो 2015 से 2030 तक कौन देश इन 17 लक्ष्यों को कितना लागू कर पा रहा है, उसकी रैंकिंग करता है हर साल। अब अपना जो आज का टॉपिक है वो 2026 का टॉपिक अपने अब जो करंट में आया है वो ये आया कि पिछले साल ये जो दुनिया भर के देश हैं उन्होंने इन 17 लक्ष्यों को कितना पूरा करने का प्रयास किया है, किस देश ने बढ़िया एग्जीक्यूट किया है, किस देश ने सबसे खराब एग्जीक्यूट किया है, उसकी एक रैंकिंग जारी की है। कितना अच्छा तरीका है, हर साल स्क्रीनिंग करते रहे और पता लगाते रहे भाई ये देश बढ़िया काम कर रहा है, ये देश सबसे खराब काम कर रहा है, ये देश धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है और इस देश में ये सब काम हो रहे हैं। तो कुल मिला के इन 17 सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से कौन सा देश कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसकी रैंकिंग का आया है और उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। उसके द्वारा इंडिया में इन 17 एसडीजी की क्या कंडीशन है, 2013-14 के आसपास क्या थी और 2025-26 तक हम कितने आगे बढ़े, एसडीजी नंबर 1 में कितने आगे बढ़े, 2 में कितने आगे बढ़े, 3 में कितने आगे बढ़े, वो सारी चीजें अपने पास आ रखी है इसमें। अब हम अपनी शुरुआत की बात पर आए, ओपनिंग स्टेटमेंट पर मैंने कहा कि ये 17 जो एसडीजी लक्ष्य हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से, एक तो अपने को उनके नाम याद होने चाहिए, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 17 के 17 नाम याद होने चाहिए। दूसरा, अपने को आगे का मटेरियल ये मिल गया कि इस लक्ष्य के लिए सरकार ने ये किया, इसके लिए ये किया, इसके लिए किया, इसके लिए किया, ये स्कीम इसके लिए लागू की, ये स्कीम इसके लिए लागू की, ये स्कीम इसके लागू। तो कुल मिला के नेशनल गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम बनाता है, राज्य सरकारें जितनी भी योजना बनाता है, उनके साथ एक लाइन लिखी आती है कि ये एसडीजी नंबर इतने के अनुसार है, ये एसडीजी नंबर इतने के अनुसार है। वो क्यों जोड़ते हैं वो लाइन? इसलिए कि देश का उद्देश्य विकास करना है और वो विकास का तरीका क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा? जब इन 17 विषयों के ऊपर हमारा देश, हमारी सरकारें बेहतर कार्य करेंगी। और 17 ये जो लक्ष्य है उनके 169 उप लक्ष्य हैं जो किससे संबंधित हैं? समानता, गरीबी दूर करना, भूखमरी मिटाना, स्वास्थ्य अच्छा करना, सस्टेनेबल सिटी करना, लाइफ बिनेथ जो है वो वाटर, पृथ्वी पर जीवन, यही तो है सारे। तो इसका मतलब जब देश सरकार की योजनाएं चलती हैं तो वो इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चलती है। तो अपने मेंस की आंसर राइटिंग में जो भी योजना हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर कौन सा है, अगर वो नाम लिख देते हैं तो आधा नंबर ऑटोमेटिकली अपना इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। वो थोड़ा सा आंसर अच्छा हो जाता है, सपाट नहीं दिखता है, एनरिच दिखता है।
इसी प्रकार पिछली बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था कि एसडीजी नंबर 15 उसका टाइटल क्या है, लाइफ ऑन लैंड। तो वैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ही सभी जगह पर काम में आने वाली यह सामग्री अपनी है, जिसको मल्टीपल जगह पर बस अप्लाई करना आना चाहिए। जो भी सरकार की योजना का नाम लिखो, एसडीजी नंबर 7 में याद करो, है ना, और उसमें क्या पोजीशन है उसकी बात अपन यहां पर आज कर ही लेंगे। तो ये जो 2026 में एसडीजी को लेकर रैंकिंग आई है यूएन के मेंबर कंट्री की, उस रैंकिंग के बारे में अपन कुछ बात करें। इस एसडीजी 2015 जो है, सॉरी 2030, इसमें इन 17 लक्ष्यों को पूरा करने में सबसे बेहतरीन काम करने वाले वही स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जिनको गंदी आदत पड़ी हुई है हर चीज में, हर अच्छी चीज में टॉप करने की। कौन कौन आते हैं इसमें? फिनलैंड, और कौन आता है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, यही तो है। वही आदत यहां पर इनकी, बाकी दूसरों से इतने आगे हैं कि कोसों दूर है। गंदी आदत पड़ी हुई टॉप करने की हर चीज में, अच्छी अच्छी, और खराब चीजें अफ्रीका एशिया के हिस्से में आ जाती है। तो यहां पर इन 17 लक्ष्यों को पूरा करने में सबसे आगे अगेन कौन? फिनलैंड 87.100। अच्छा, ये जो इनको कितना पूरा किया उसका स्कोर निकाला जाता है, 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। तो फिनलैंड ने 87.30 के आसपास स्कोर कर दिया, बिल्कुल नजदीक अड़ा रखा है। उसके बाद में जो वो स्वीडन आता है, और उसके बाद में आपका डेनमार्क आता है। ये टॉप 3 कंट्री है। सबसे नीचे देखेंगे, अफ्रीका वालों की आदत होती है नीचे से ही देखना शुरू करते हैं। साउथ सुदान बेचारा 40% भी नहीं ला पा रहा है, 39% के आसपास। तो ये तो कंपनी गार्डन हम कहां हैं फिर? ऊपर वालों में भी नहीं है, नीचे वालों में भी नहीं, हम कहां हैं? बीच में भी होते तो अच्छी बात है। 94, 94वीं रैंक है अपनी, है ना, 94 रैंक है। अच्छी बात यह है कि पिछली बार से सुधरी है, और 2015 से लगातार 18 रैंक इंप्रूव की है, नीचे से चल रहे थे। खराब बात क्या है? खराब बात यह है कि अपने पड़ोसी छोटे छोटे जो देश है, नेपाल, भूटान, नीचे मालदीव, श्रीलंका, इनसे भी पीछे है। ये खराब बात है। ये छोटे छोटे देश है, इनके पास सब चीजें हैं, हो जाए और हो जाए। अपनी जनसंख्या भी तो बहुत है ना, तकलीफ ये भी तो बहुत, जनता बहुत है अपने पास। अब किस किस का विकास करें? 2.4% जमीन का टुकड़ा, 18% पॉपुलेशन, संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनेक हैं, अब इसी में काम चलाना पड़ रहा है। सही है बात? तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में रैंकिंग, कुछ फैक्चुअल पॉइंट याद करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें सीखेंगे कौन से में क्या किया। अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो अपना जो एसडीजी इंडेक्स 2026 है, वो एसडीजी लक्ष्य जो 2030 में पूरे करने हैं, उसको प्राप्त करने की दिशा में किस देश ने कितनी मेहनत की है, उसको रैंकिंग करने, उसको नापने का एक पैमाना है जो 0 से 100 के बीच में है। अच्छा, ये हर साल कौन बता देता है? एक यूएन का जो है वो नेटवर्क है जिसका नाम है एसडीएसएन, संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, कि किस देश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में कितना काम किया, उसको 0 से 100 के बीच में मार्क्स वो देता है इन 17 लक्ष्यों को पूरा करने में। अच्छा, जो एसडीजी स्कोर का उपयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों की रैंकिंग जारी करता है। बट इस बार वाला जो है 2026 में सभी देशों के डाटा नहीं पहुंचे, सिर्फ 169 देशों के डाटा पहुंचे, तो इनकी जो है वो रैंकिंग की गई। 2 नए देश इस बार जोड़े गए, ये फैक्चुअल सवाल। एक तो इरिट्रिया जो अफ्रीका में, और दूसरा है तिमोर लेस्ते, ये जोड़ा गया। तिमोर इस बार नया देश बना यूएन में, और उसको जोड़ा गया, दोनों को, इरिट्रिया और तिमोर, इनको जोड़ा गया। कुल 123 इंडिकेटर इसमें शामिल किए गए, 169 नहीं, 123 इंडिकेटर इसमें शामिल किए गए। अच्छा, एसडीजी जो 2 नंबर है जिसका टाइटल है जीरो हंगर, उसके अंदर एक संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा 2 नए इंडिकेटर और जोड़ दिए गए हैं कि भाई अगर किसी देश में भूखमरी देखनी है तो 2 नए इंडिकेटर के ऊपर और इनको शामिल करो, जिसके आधार पर और ज्यादा बेटर तस्वीर निकल करके आएगी। तो एसडीजी नंबर 2 को अच्छे से कोई देश काम कर रहा है उसके लिए ट्रैक करने के लिए 2 और पैरामीटर इसमें, पहला उत्पादक और टिकाऊ कृषि, इसकी दिशा में दो नए संकेतक, एक और नया संकेतक, सॉरी 2 नहीं, एक नया संकेतक इसमें जोड़ा गया है। एसडीजी नंबर 2 में एक और नया संकेतक जोड़ा गया जो किसका? प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरीके वहां पर अपनाए जा रहे हैं कि नहीं अपनाए जा रहे, इतनी बात हुई। अब फैक्चुअल पॉइंट में देखें तो 17 ये जो एसडीजी है उनको पूरा करने की दिशा में
कोई भी देश जो है उसके आसपास भी नहीं है। 17 में से एक भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, कागज पे बढ़िया दिख रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अगर 2025 की आप देखोगे तो जहां 2030 तक अपने को इन लक्ष्यों को 17 लक्ष्यों को 100% पूरा करना था, तो 2025 में पोजीशन क्या है, सिर्फ 16.5% ही उसका अचीव कर पाए हैं। तो अगले 4 सालों में कोई चमत्कार तो होने वाला है नहीं। तो ये लक्ष्यों जो है उनका 50% पहुंच जाए तो ही खूब जान लेना, है ना। तो ये लगभग उसके पास रहने वाले नहीं है। अब इनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले फिनलैंड 87.40, फिर स्वीडन 86.26 और फिर डेनमार्क 85.68। 87, 86, 85 लगातार सिरे से ये टॉपर है। सबसे नीचे साउथ सुडान 40 से बस थोड़ा सा चूक गया है, कितना 39.8%। ये अंतिम पायदान पर आया है। अब बात करें अपनी खुद की। 94वां स्थान, कितने मार्क्स हैं, 68.3। 2015 में 2025 में पिछले साल जो थे वो 99 में थे, इस बार 94, 5 पोजीशन का सुधार किया। अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग अपनी है, सबसे अच्छा प्रदर्शन यही है। 2015 में जो थी रैंकिंग उससे 18 स्थान इंप्रूव कर चुके हैं, ऊपर लगातार बढ़ रहे हैं। अपने चारों पड़ोसी देश कौन कौन, नेपाल, भूटान और मालदीव और श्रीलंका, उन सबसे पीछे है, उन सबसे पीछे है। ये तो अपनी बात हुई। फिर अपने इंडिया में अगर देखें या दुनिया में देखें तो ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनमें से 13 जो हैं उन पे तो बहुत ही पीछे चल रही है दुनिया। और उन 13 को भी अगर बांटा जाए 7 और 6 में, तो 7 के ऊपर तो बहुत बड़ी चुनौतियां पूरा करनी और 6 के ऊपर भी अच्छी खासी मुश्किलों का सामना अपने को करना पड़ रहा है। जो 7 सबसे ज्यादा चैलेंज जिनको फेस करना पड़ रहा है वो SDG 2, 3, 5, 11, 14, 15, 16, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कोई नहीं हो पा रही है। जैसे हंगर से मुक्ति, कहीं पर अकाल पड़ रहे हैं, कहीं पर जो है वो एक तरीके से गरीबी अमीरी की खाई है, कहीं पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं क्रॉप फेलियर हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं। उसकी वजह से भुखमरी के मामले में अभी भी कोई बहुत स्थायी टाइप का सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, जो SDG नंबर 2 है। फिर SDG नंबर 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, जो विभिन्न प्रकार के इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर के संतुलित आहार से लेकर पोल्यूशन से लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको चलते हेल्थ और जो खुशहाली है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लैंगिक समानता, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अभी भी कोई बहुत ज्यादा सम्मानजनक तरीके से कम नहीं हो पाई है। टिकाऊ शहर और समुदाय, शहर जो है वो ओवरबर्डन हो रहे हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा है। रेन वाटर हार्वेस्ट करना, प्रॉपर जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रीनरी, पोल्यूशन लेवल कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें अभी भी अच्छी से डेवलप नहीं हो रही है। पानी के नीचे जीवन, समुद्रों में बहुत ज्यादा प्रदूषण, ओवरसी ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी तकलीफों का सामना, लाइफ ऑन लैंड, जमीन की डिग्रेडेशन हो रहा है और डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। इसके अलावा शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। पिछले दिनों इस डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जो है वो मटिया मेट किया है वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर को सब जगह पर। इधर कहता तो ये है कि मैं शांति करा दूं, लेकिन झगड़े की मूल जड़ में सबसे आगे यही मिलता है। तो वो भी एक तरीके से कमजोर पड़ा है, एक दूसरे की कोई सुन नहीं रहा है, वो तकलीफ है। फिर उसके बाद जहां पर और ज्यादा चैलेंज है वो SDG नंबर 6, जहां पर पानी वानी का वाला 7, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। हालांकि काम अच्छा हो रहा है जो इसमें, लेकिन फिर भी काम किया जाना बाकी है। तो इनके ऊपर जो है वो है। अगर 2030 तक इसी स्पीड से काम करते रहे तो अपने को जो 100% इन 17 लक्ष्यों को हासिल करना था उसका केवल 1/3 33.3% ही हम हासिल कर पाएंगे। यानी कि एक तरीके से 50% के आसपास भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, 1/3 के आसपास इसको पूरा कर पाएंगे। अभी की कंडीशन क्या है, 16.5 के आसपास, 16.5% है। और 2030 तक हम कितना कर देंगे, 33.3%। अब इसमें देखिए तो अपने ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं। जैसे ये 17 गोल हैं और इसमें ये एरो लगा रखे हैं, हरे रंग का, पीले रंग का, स्टार्टिंग और डिक्रीजिंग और इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। तो जो हरे रंग का है और जिसमें एरो का निशान ऊपर की तरफ है, मतलब उसमें बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। तो कौन से नंबर का लक्ष्य है जिसमें बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, गरीबी को दूर करने में। ओवरऑल इनकम बढ़ रही है पूरी दुनिया में तुलनात्मक रूप से, ये एक अच्छी बात है।
दूसरा पीले रंग का जो है, पीले रंग का जिसमें मॉडरेटली इंप्रूविंग, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पीले रंग का एरो और जो साइड में मुंह किए हुए, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मुंह नहीं कर रहा है, तो वो एरो कौन कौन है, जिसमें सबसे पहले अपन देखें तो ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य में सुधार धीरे धीरे हो रहा है। दूसरा क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन का लेवल इंप्रूव हो रहा है। तीसरा जेंडर इक्वालिटी भी तुलनात्मक रूप से ठीक काम कर रही है। क्लीन वाटर सैनिटेशन, एफोरेस्टेशन, डिसेंट वर्क, इसके अलावा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ठीक काम हो रहा है। और लाइफ बिलो वाटर, इस पे ठीक ठाक काम हो रहा है, कोई बहुत तगड़ा काम नहीं हो रहा है। सिर्फ एक इंडिकेटर है जिसपे सबसे बढ़िया काम हो रहा है, वो है पॉवर्टी एसडीजी नंबर 1। बाकी ज्यादातर में ठीक ठाक धीरे धीरे काम खिसक रहा है। फिर उसके बाद में एरो ऊपर की तरफ के बाद यूं घूम के यूं हो गया, यानी कि रुक गया है, स्टेगनिंग, फंस गया है काम। यानी कि एरो को यूं यूं और यूं फंस गया है जहां पर काम। ये कहां कहां इंप्रूव होना बंद हो गया है, भुखमरी के ऊपर काम होना बंद हो गया है। फिर उसके बाद सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, इस पे काम होना बंद हो गया है। फिर उसके बाद में लाइफ ऑन लैंड और पीस एंड जस्टिस, इन 4 के ऊपर काम रुक गया है। फिर उसके बाद एरो ऊपर यूं यूं, फिर नीचे की तरफ, मतलब जो पीछे जा रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, यानी कि डिक्रीजिंग हो रहा है। तो डिक्रीजिंग किस में हो रही है, पहला तो यहां पर डिक्रीजिंग हो रहा है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन। कंपनियां अपने मुनाफे की बढ़ोतरी के लिए लगातार बेतहासा रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से कंज्यूमरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे प्रकृति के संसाधनों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके बाद पीस सॉरी क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन के लिए जब से अमेरिका बाहर हुआ है, विकसित देशों की जिम्मेदारी धीरे धीरे कम हो रही है। जिस स्पीड से काम करना चाहिए था, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में स्टार्ट हुआ, उससे घट रहा है धीरे धीरे काम, उस पर अच्छा काम नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद यहां पर 2 डॉट है, मतलब इसके बारे में अभी भी कोई रिलायबल डाटा उपलब्ध नहीं है। एरो ऊपर मतलब अच्छा काम, एरो साइड में मतलब ठीक ठाक काम, एरो यो मतलब रुक गया, नीचे मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और 2 डॉट जिसका मतलब कोई भी काम, आइडिया नहीं है अपने पास इसके बारे में कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अब ये बात तो हुई दुनिया की। अब इंडिया के अंदर बात करें हम कि हमने एसडीजी 17 जो है उनके ऊपर कितना क्या कर लिया। तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री, कौन सा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, 29 जून को 20वां सांख्यिकी दिवस था अपना। महालनोबिस अपने अच्छे स्टेटिस्टिशियन हुए हैं, है ना, हाँ, पीसी महालनोबिस। तो वो 20वें जो है वो दिवस के ऊपर इसको जारी किया गया। 17 एसडीजी में भारत की प्रगति कितनी हुई है उसका मूल्यांकन इसमें जारी किया गया। 17 जो है वो एसडीजी और उसके ऊपर 277 नेशनल लेवल पर कुछ इंडिकेटर हैं, उनके संकेतक इसमें शामिल किए गए, और 1 से लेकर 17 तक की इसने रेटिंग की है कि 2014-15 में क्या था और आज कितना हम इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो इसका जो है वो ये जो 17 इंडिकेटर ये इनके ऊपर काम है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर के ये जारी करता है, उसको रिलीज किया जाता है। तो इसमें जारी कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, किसकी मदद से, नीति आयोग और साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से ये जारी किए जाते हैं। अब इसमें देखो एसडीजी नंबर 1 जिसका टाइटल है पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी उन्मूलन। अपने शहर, पुरुष, महिला और सभी उम्र के बच्चे जो 2015-16 में 24.85% थे अपनी पॉपुलेशन का, वो 2019-21 में घटकर 19 से 21 दौरान घटकर 10% की इसमें कमी आ गई है, 14.96 रहे। साथ में ये इन्होंने चार्ट भी दे रखे हैं। उसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उसमें आने वाली आबादी जो पहले 22% थी, अब वो 2026 में बढ़कर हो गई है 65.3%। अविश्वसनीय टाइप का जो है वो उछाल नहीं है क्या इसमें, अब है तो है ना। तो ये जो है वो अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में और गरीबी को 10% कम किया है, एसडीजी नंबर पहले की बात। दूसरा, जीरो हंगर, शून्य भुखमरी। तो 5 साल से कम बच्चे जिनकी अंडरवेट और स्टंटिंग यानी कि कम हाइट वाली जो समस्या थी उसके ऊपर काम किया, और पहले जो 5 वर्ष से कम बच्चे जिनका वजन पहले जो वो 1000 बच्चों के अनुपात में 35.7% था, अब वो 31.8% हो गया है। साथ में बच्चों की जो हाइट कम, हाइट टू वेट रेशियो था, स्टंटिंग जिसको कहते हैं, वो 2015 में 38.4 था, अब वो घटकर हो गया है 29.3%। तो जीरो हंगर के ऊपर भी बच्चों के मामले में खास करके काम किया है। फिर उसके बाद एसडीजी नंबर 3 जिसमें
हेल्थ और वेलबींग यानी कि खुशहाली, स्वास्थ्य और खुशहाली, जिसमें एमएमआर मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो 1000 जीवित जन पर कितनी माओं की मृत्यु हो जाती है, वो पहले 2015 में कितनी थी, 1 लाख पर 122, अब वो घटकर फैमिली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 87 पर आ गई है। पिछले दिनों अपन ने किया और उसका टारगेट सुमन रोड मैप के तहत 70 से कम करना है ना। देख रेख में प्रसव की दर जो है वो, तो ये मदर मोर्टिलिटी रेट कम हुई और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो 81.4 से बढ़कर 91.3 हो गई है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 4 के अनुसार ये थी और 6 के अनुसार 91.3। इस एवरेज से राजस्थान की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट ज्यादा है। 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर जो है वो 1000 में अब कम होकर 43 से घटकर हो गई है 28। और साथ में टीबी के उपचार की कवरेज जो 2020 में 71% थी, अब 24 में 92% होगी। जो टीबी के पेशेंट हैं उनकी लगभग कवरेज हम 100% कर देंगे आने वाले दिनों में। उसके बाद चौथा, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में देखिए तो हायर सेकेंडरी स्कूल में जो ग्रोस एक तरीके से नॉमिनेशन था वो 48.32 से बढ़कर 10%, सॉरी ये है 48.32 से बढ़कर 58% हो गया है। तो इसको टाइपिंग मिसप्रिंट है, 10% की बढ़ोतरी है इसमें। तो 2015 में जहां 48.32% था, अब वो बढ़कर 58.32% नहीं 40%, 58.40% हो गया है ये 2024-25 में। इंटरनेट की सुविधा यानी कि एक तरीके से टेली एजुकेशन और वो सब, उसकी जो पहले 2015 में 46% थी उपलब्धता, अब वो स्कूलों में इंटरनेट की उपलब्धता कितनी हो गई है, 84%। एसडीजी नंबर 5, जेंडर इक्वलिटी। अब उस समय जो पहले 2015 में लिंगानुपात था 1000 लड़कों पर 896 लड़कियां, अब वो बढ़कर 2022-24 में कितना हो गया है, 918 लड़कियां। महिला और पुरुष की जो लेबर वर्कफोर्स है उसके अंदर भागीदारी पहले एक पुरुष के बदले 0.43 महिलाएं थी, अब वो बढ़कर कितना हो गया है, 0.52 हो गया है 2025 में। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनका बैंक के साथ में खाता अटैच है जिससे सरकारी सुविधाओं को उनको लाभ मिल सके, उसमें महिलाओं की जो है वो स्वयं जो सहायता समूह उनकी हिस्सेदारी पहले 88.92% थी, अब वो बढ़कर 96% हो गई है। उसके बाद में एसडीजी नंबर 6, पीने का साफ पानी और स्वच्छता। पाइपलाइन से गांव के क्षेत्रों में आपूर्ति करने के लिए जो 2021-22 में 48.15% परिवारों को था, अब वो 25-26 में 81.81 हो गए हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस्ड जो है वो जो खराब पानी यानी कि पोल्यूटेड वाटर जो निकलता है उसकी प्रोसेसिंग पहले 17.97% थी, अब वो बढ़कर 82% हो गई है। और जल का उपयोग कितनी एफिशिएंसी किया जाए उसका स्कोर 2.89 पहले यूएसडी था मीटर क्यूब, अब वो बढ़कर 5.30 यूएसडी मीटर क्यूब 2023 में हो गया है। तो कुल मिला के पानी वानी के मामले में भी ठीक काम किया है। हर घर नल योजना या फिर जो अपशिष्ट वाटर है उसको प्रोसेस करने का एसडीजी नंबर कितने पे जाता है, 6 पे। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, सोलर पे खूब सारा काम कर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट का था उद्देश्य, उसको हम टाइम से पहले पूरा कर रहे हैं, प्लस 100% घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था, अब वो पूरा कर लिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी जो पहले उत्पादन क्षमता प्रति व्यक्ति 64.04 वोट थी, अब वो 193.04 वोट हो गई है, जिसमें अभूतपूर्व 300% की ग्रोथ देखी गई है। इंपॉर्टेंट बात है एसडीजी नंबर 7 में। उसके बाद में सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, यानी कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा दक्ष जो भी है उसको उसी के कैलिबर का, उसी के पोटेंशियल का काम मिले और साथ में उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो बेरोजगारी दर जो है वो पहले 2017-18 में 6.1% थी, अब वो घटकर 3.1% हो गई है 2025 में। उसके बाद में एसडीजी नंबर 9, इंडस्ट्री इनोवेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कुल रोजगार विनिर्माण के क्षेत्र में जो पहले 11.4% थे, अब वो बढ़कर 12.14% हो गए। 4G मोबाइल नेटवर्क की पहुंच की वजह से हाई स्पीड इंटरनेट और उसके वजह से ई कॉमर्स और वो सब चीजों की एक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई है। और जो आबादी 99.51% जो है वो 4G नेटवर्क वाले एरिया में आती है, ताकि कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग बिजनेस जो भी करना चाहे वो सब हो पाए। एसडीजी नंबर इनइक्वालिटी में कमी, तो महिला और पुरुष जो एक तरीके से टेक्निकल फील्ड में थे उसका अनुपात धीरे धीरे इंप्रूव हुआ और अब वो हो गया है 51.1। 100% पुरुष हैं तो वहां पर 51.3% महिलाएं भी है। जो सस्टेनेबल सिटी और वहां पर रहने वाली कम्युनिटी है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन 100% जो है वो अब बढ़ गया है।
जो पहले 43 से बढ़कर 97%, सॉरी, डोर टू डोर 100%, जो संग्रहण वाला प्रतिशत पहले 43% था, अब वो 97% तक पहुंच गया और थोड़े दिनों में जो टारगेट है 100% उसको अचीव किया जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसकी प्रोसेसिंग पहले 17.97% थी, अब वो बढ़कर हो गई है 82.20%। कोई न कोई एक आध सवाल तो इसमें डाटा के फेर में, मेंस या प्रीलिम्स में कहीं न कहीं तो उलझाएगा एग्जामिनर, है ना। कोई न कोई एक सवाल तो इसमें निकलेगा डाटा वाला, जो खास करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन में जंप दिखता है वो वाले खास करके सवाल इसमें आएंगे। फिर एसडीजी 12 जो जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन है, जिसमें बेसिकली दुनिया की रैंकिंग नीचे जा रही है, वहां पर जो है वो रिसाइकिल यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी के जो अपन पूरा कर रहे हैं, तो उसमें जो वो संयंत्र पहले सर्कुलेशन या रिसाइकिल करने वाले जो 829 थे, अब वो 3236 हो गए हैं, जहां पर ई वेस्ट को या दूसरे टाइप के वेस्ट को रिसाइकिल करने में काम किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जो खेती के अंदर जो अपना गेहूं और चावल के बाद में जो उनको भंडार करते थे और वो नष्ट हो जाता था, अब वो लगभग शून्य के आसपास पहुंच गए, यानी कि सुरक्षित भंडारण, जिसमें वेयर हाउस या फिर एफसीआई या दूसरे जो साइलो वगैरह बनाए गए हैं, उसके अंदर उनकी छिज्जत को रोक दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। जलवायु कार्रवाई के मामले में हम देखें तो अपनी इंडस्ट्री जो है वो अपने एनवायरमेंटल पैरामीटर हैं, उनकी कंप्लायंस जहां 2018 में 86.25% थी, अब वो बढ़कर 91.82% हो गई है। पानी के नीचे जीवन, एसडीजी नंबर 14, मछली पालन और उसके जो है वो एक तरीके से सस्टेनेबल उनका यूज करने का, समुद्रों से जो हम मछलियां वगैरह पड़ते हैं, अब उनका सतत उपज बढ़ाकर पहले जहां मछली का उत्पादन 3.87 मिलियन टन था प्रति वर्ष, अब वो 5.311 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गया है। फिर उसके बाद में लाइफ ऑन लैंड, अब लाइफ ऑन लैंड में जो पहले वन आवरण क्षेत्र अपना 2019 में 21.34% था, अब वो 21.76% 2023 में वन आवरण क्षेत्र, और टोटल वन आवरण और जो ट्री आवरण है उसको मिलाएंगे तो 25% से ज्यादा हो जाएगा। कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है रामसर साइट, जो पहले कुल जो अपना वनों के क्षेत्रफल है वो 4.15% थे, अब वो बढ़कर कितने हो गए हैं, 8.66% हो गए हैं। 16 नंबर एसडीजी है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। अपने देश में कोर्ट की संख्या भी बढ़ी है और जजेस की संख्या भी बढ़ी है, जहां पर 2016 में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 1.33 जज थे। अगर ऐसा नहीं है कि एक जज तो पूरा एक जो है वो पाव भर, ऐसा वाला नहीं है, संख्या में कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें अब वो बढ़कर 1.55 हो गई है। इसी प्रकार कोर्ट जो पहले 1 लाख लोगों पर 1.82 थे, वो अब बढ़कर 1.93 हो गए। आधार से लिंक, जो आधार बेस्ड जो आइडेंटिटी है, वो अब बढ़कर जो है वो 95.67 लोगों का आधार आईडी बन के तैयार हो चुका है। इतने लोगों को कवरेज किया है। अब 17वां लक्ष्यों के लिए साझेदारी, भारत जो है वो एक तरीके से विभिन्न प्रकार की चीजों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्वालिटी सर्विस और उन सब के अंदर भी अपना योगदान दे रहा है। तो वैश्विक वस्तु निर्यात में जो गुड्स सर्विस जो है गुड्स है, उसके निर्यात में भारत का 2015 में 1.62% योगदान था, अब वो बढ़कर थोड़ा सा बेटर हो गया है, 1.70 हो गया है। इसको और ज्यादा बेहतर करने के ऊपर अभी भी जरूरत है। दूसरा जो सेवाएं हैं, उनके निर्यात में पहले भागीदारी अपनी 3.11 थी, अब वो बढ़कर 4.35% हो गई है। वर्ल्ड लेवल पर कनेक्ट करवाने के लिए इंटरनेट की सब्सक्रिप्शन की जो संख्या पहले 302 मिलियन 2015 में थी, अब वो 2025 में 969 मिलियन जो है वो 3 गुना से भी ज्यादा अपने यहां पर हुई है। तो इस तरीके से 17 एसडीजी में कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ी है, उनको आप पुरानी वाली जो अपने बनाते हैं उनके साथ में अलाइन करने का काम करें, है ना। मैं तो इनको याद करके इतने सारी चीजें आपको समझा नहीं सकता। जो बेसिक पार्ट था उसके ऊपर अपन ने बात की। कुछ डाटा सेलेक्टिव तौर पर आपको याद करने चाहिए, एटलीस्ट 5-6 डाटा तो आपको याद होने चाहिए, जहां पर एक लंबा गैप दिखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा काम किया है, वो वाला काम आपको करना है। अब उसके बाद सवाल सोल्व करो, दिखा। एसडीजी इंडेक्स 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। ये ठीक है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड इसमें शीर्ष और साउथ सुडान उसमें लास्ट है। भारत 68.3 स्कोर के साथ 94वें स्थान पर है और भारत ने अब तक सबसे अच्छी रैंक प्राप्त की है। तो कौन सा आंसर बनेगा इसमें? डी ऑप्शन बनेगा। बस ठीक है। तो
उसके बाद में दूसरा करो। एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 के संबंध में कथनों पर विचार करो। इसके द्वारा जारी किया जाता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से विकसित है। एसडीजी 17 277 राष्ट्रीय संकेतक शामिल है। कितने हैं? 123। अपने इंडिया वाली रिपोर्ट में, अपने इंडिया की जो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी की है, उसके हिसाब से कितने इंडिकेटर इसने लिए हैं वो पूछा है। ये कितने हैं? 277 है ना? तो वहां वाला कंफ्यूज मत होना, यहां वाले हैं 277 इंडिकेटर पर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? अब अगला बताओ मुझे कि ये क्वेश्चन एसडीजी मेंस एग्जाम के हिसाब से एसडीजी 2026 इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंकिंग सुधार के बावजूद अभी भी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियां हैं। इस कथन का समालोचनात्मक विवरण करना है, यानी कि कुछ आलोचना कुछ बढ़ाई। जो अच्छा काम किया उसकी तो बात करनी है, और जो काम अभी होना बाकी है उसके ऊपर बात करनी है। तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की विकास यात्रा को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है? इसकी प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। अगेन वही 17 एसडीजी, उसमें कितना काम किसमें हुआ है और उसको कितना काम किया जाना बाकी है, ये इंग्लिश में भी। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लिख के देखें और इससे अपना काम बनेगा। कुछ डाटा याद रहेंगे और कुछ डाटा आपसे मिस होंगे, है ना? याद कर डालोगे सारा? है याद कर भी लिया? अच्छा, हाँ, कर लेंगे। तो ये था आज की क्लास अपनी। उम्मीद है आपको ठीक लगी होगी। कल अपन और ज्यादा बेहतर क्लास के साथ में और नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।